गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का द इंजीनियर्स के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसके आगे का जो पार्ट है वो श्रिंकेज इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला पार्ट हमने कल पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी कि भाई इसका प्लास्टिक लिमिट कैसे, लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं, वो सब देखा था। अब जो डिस्कशन है वो कुछ इंडेक्स हैं, मतलब इंडेक्स प्रॉपर्टी चैप्टर हम लोग डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसके इंडेक्स के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये चैप्टर जो यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी जेईई का एग्जाम हो और चाहे वो गेट का एग्जाम हो और चाहे वो आईईएस का एग्जाम हो, हर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बातें पूछी गई हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, उसके अलावा कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है या रिलेटिव कंसिस्टेंसी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि श्रिंकेज इंडेक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, श्रिंकेज इंडेक्स का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये डील करता है किसी रेंज से, मतलब होता है इसको है ऐसे दो वाटर बॉडीज या ऐसे दो रेंजेस जिसके अंदर अगर आप देखोगे, सपोज दैट कि अगर मैं इसको ग्राफिकली मानूं थोड़ी देर के लिए, यहां पे सपोज दैट इसको मैं ग्राफ को यहां पे डील कर रहा हूं, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर मैं बात करूं, दिस इज द रीजन, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस द सॉलिड, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और ये लिक्विड, दिस इज द लिक्विड। एक्स एक्सेस पे वाटर कंटेंट है और वाई एक्सेस पे आपका वॉल्यूम है। इट रिप्रेजेंट द रेंज इन विच सॉइल बिहेव्स एज अ सेमी सॉलिड मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ, श्रिंकेज लिमिट का मतलब होता है श्रिंक करने की सीमा। सीमा का मतलब ये होता है कि कोई चीज कहां से स्टार्ट कर सकती है और कहां पे एंड कर सकती है। रेंज का मतलब यही होता है। जैसे अगर मैं श्रिंकेज इंडेक्स की बात करूं तो उसका ये क्षेत्र जो होगा, जो हम इस रेड सेट कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द रीजन, ये जो रीजन रहेगा दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज इंडेक्स। मतलब कुछ वाटर कंटेंट इधर का रहेगा, कुछ वाटर कंटेंट इधर का रहेगा, तो दोनों का जब रेंज निकालोगे तो उसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज इंडेक्स। अब बात कर लेते हैं यहां पे, सबसे पहले दिस इज द WS, दिस इज द WP। अब कितना मॉइस्चर आप इसमें ऐड करते हो या रिड्यूस करते हो, वही उसको बताता है श्रिंकेज लिमिट। मैंने श्रिंकेज लिमिट के बारे में कल लेक्चर में जो बात किया था, पिछले लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने डील किया था। और श्रिंकेज लिमिट निकालते समय हमने वाटर को क्या किया था, वहां से रिमूव किया था। तो सेम चीज यहां पे भी हो सकती है कि आप क्या कर रहे हो, या तो प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में आ रहे होगे या सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में जा रहे होगे। इसका मतलब है दो ऐसे वाटर कंटेंट हैं जिसके बीच में ये रेंज वेरी कर रही है, और जिस वाटर कंटेंट के अंतर्गत इसकी जो रीडिंग है या जो इसका प्रॉपर्टी है चेंज होगा, उसी क्या कहेंगे, श्रिंकेज इंडेक्स। तो WP एंड WS का जो डिफरेंस होगा वही ये बता देगा कि आपका श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अगर सपोज दैट कि अगर आपने WP की वैल्यू क्या कर दी, ज्यादा कर दी, और देखो यहां से जो हमारा फार्मूला बन के आ रहा है दैट इज, अगर मैं बात करूं तो दिस इज द फार्मूला जो आपका बन के आता है, दैट इज, ये फार्मूला क्या है, WP माइनस WS। इसका मतलब यह हुआ जो श्रिंकेज इंडेक्स है वो डिपेंड कर रहा है WP और WS पे डिपेंड कर रहा है। अगर WP की वैल्यू ज्यादा हो गई तो आप देखोगे कि जो श्रिंकेज इंडेक्स है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ, ये तो मैथमेटिकल था, ठीक है। दूसरी बात करें, कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जिनके श्रिंकेज इंडेक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एक्सपेंसिव सॉइल, एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब होता है ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, जिसके अंदर क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है और उसका जो नेचर होता है वो हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज नेचर होता है। मतलब उसमें मॉइस्चर जब ऐड करेगा तो बहुत ज्यादा वो स्वेल कर जाएगी, अगर उसमें से मॉइस्चर कम कर दोगे तो वो श्रिंक भी कर जाएगी। तो इसका मतलब है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज का मतलब होता है कि वॉल्यूम जब चेंज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो स्वेल कर जाती है, वॉल्यूम में कंट्रैक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब वो श्रिंक कर जाती है। श्रिंकेज तब आता है जब उसके मॉइस्चर में क्या करोगे, कमी करोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पे लोअर वैल्यू ऑफ श्रिंकेज लिमिट, जो आपकी
जो सॉइल रहती है, जैसे आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई, उसकी जो श्रिंकेज लिमिट रहती है वो आपकी लोअर रहती है। क्या रहती है? लोअर श्रिंकेज लिमिट। ऐसा क्यों होता है मैं अभी बताता हूं। दैट इज लिक्विड लिमिट इज वेरी हाई फॉर सच सॉइल। जब बात कर लें जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, इसकी जो लिक्विड लिमिट होती है वो काफी ज्यादा होती है। क्यों लिक्विड लिमिट इसलिए ज्यादा होती है? क्योंकि जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जिस सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होगी उसकी लिक्विड लिमिट क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब इस WL के बाद में भी वो बहुत ज्यादा, मतलब जहां पे ये WL आता है वाटर कंटेंट, इसके बाद भी ये बहुत सारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाई लिक्विड लिमिट। तो इसकी जो लिक्विड की जो सीमा है वो काफी ज्यादा यहां तक जा सकती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हाई लिक्विड लिमिट। अब बात कर लेते हैं श्रिंकेज लिमिट की। श्रिंकेज लिमिट का मतलब यह है कि इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, तो जिस चीज में मॉइस्चर इंटर ज्यादा करता है, अब उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब वाटर उसमें इंटर कर जाता है, पहली बात तो ये फाइन ग्रेन सॉइल में होता है, और फाइन ग्रेन सॉइल में अगर आप देखोगे तो पार्टिकल बहुत छोटा होता है। इसका मतलब है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो अगर आप देखोगे इसका जो वाटर होता है इसके अंदर हेल्ड हो जाता है। जब वाटर इसके अंदर हेल्ड हो जाता है तो इसका जो ड्राई है, जब ड्राई करोगे, क्ले का जो ड्राई होता है बहुत देर में होता है, मतलब ये बहुत धीरे धीरे श्रिंक करती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो श्रिंकेज लिमिट होती है वो क्या होती है? कम। मतलब इसमें से मॉइस्चर को रिमूव करना या ड्राई करने पे इसके वैल्यू में धीरे धीरे क्या होता है? मतलब चेंज होता है। तो इसलिए इसका श्रिंकेज लिमिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें, या ऐसा कह सकते हो दूसरे शब्दों में अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझे, इसका मतलब यह है कि इस सॉइल में अगर आप थोड़ा सा भी वॉल्यूम अगर पानी ऐड करते हो तो इसका वॉल्यूम में काफी ज्यादा चेंजेस होता है। मतलब अगर आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वो आपकी सॉलिड स्टेज में थोड़ा सा कम जाएगी, ज्यादातर उसका जो नेचर रहेगा वो सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड में वेरी करेगा। तो इसलिए इसकी जो श्रिंकेज लिमिट होती है वो कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा। मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा गेट के, IES के एंड SSCGI के। सीधे देता है एग्जाम में, WP की वैल्यू दे देता है, WS की वैल्यू दे देता है, और पूछ लेता है कि श्रिंकेज इंडेक्स क्या होगा या श्रिंकेज लिमिट क्या होगा, उस हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। बात करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिक का मतलब है जो सॉइल है वो आपकी बिहेव करनी चाहिए कंसिस्टेंसी ऑफ प्लास्टिसिटी, मतलब वो प्लास्टिक की तरह मटेरियल जब बिहेव करता है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इट इज द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी। रेंज का मतलब है दो जगह चीजें वेरी करेंगी। रेंज का मतलब ये होता है कुछ चीजें इधर भी आ सकती हैं, कुछ चीजें आगे भी जा सकती है। मॉइस्चर ऐड कर दोगे तो लिक्विड में पहुंच जाओगे, मॉइस्चर कम कर दोगे तो आपका WP के पीछे भी आ सकते हो। तो इसका मतलब है दो चीजों का क्या होता है? रेंज होता है। अब ये प्लास्टिक जो जोन आपका बना वो ये वाला क्षेत्र बनता है। कौन सा बनता है? ये वाला क्षेत्र। तो इसका मतलब दो वाटर कंटेंट है, WL और WP है यहां पे। अब बात कर लेते हैं सॉइल बिहेव्स एज अ प्लास्टिक मटेरियल। तो सॉइल जो बिहेव करता है इसमें वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। तो यहां पे एक बात लिख सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि सॉइल बिहेव्स एज प्लास्टिक मटेरियल। तो प्लास्टिक का मतलब है कि इसको अगर आप कोई चीज में मोल्ड करना चाहते हो, कोई भी शेप इसको देना चाहते हो, कुछ भी मॉइस्चर इसमें ऐड करके आप प्रॉपर किसी भी शेप में बना सकते हो। स्पेरिकल बना लो, सर्कुलर बना लो, किसी भी शेप में अगर आप बनाना चाहोगे तो मिट्टी के बर्तन भी आप बहुत आसानी से इससे बना सकते हो जब सॉइल आपकी प्लास्टिक लिमिट में रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात हम लोग कर रहे हैं प्लास्टिक की। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि जब सॉइल आपकी रहेगी उसमें प्लास्टिक के आसपास रहेगी। अब मॉइस्चर ज्यादा ऐड कर दोगे तो ये ज्यादातर कोशिश ये रहती है WL में पहुंच जाता है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन WL माइनस WP। अब WL ज्यादातर ज्यादा होता है। अगर भाई देखो यहां पे क्या है, WP के बाद ही WL आता है, इसलिए WL माइनस क्या करोगे? WP करोगे। तो जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप इसका है वो आप लिख सकते हो, दैट इज WL माइनस WP। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे SSCGI में क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? सीधे दे देता है, WL की वैल्यू दे देता है और WP की वैल्यू दे देता है, और वहां से हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब होता है IP, दैट इज डिफरेंस बिटवीन WL माइनस WP। अब बहुत खास इंपॉर्टेंट है, जो IP है, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, इट इज द फंक्शन ऑफ क्ले मिनरल, टाइप ऑफ क्ले मिनरल है, और कितने अमाउंट में क्ले मिनरल वहां पे प्रेजेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा क्ले मिनरल है,
क्ले मिनरल का जो टॉपिक है हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे, क्ले मिनरोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे एक इलाइट होता है, ठीक है, कायोनाइट होता है, मोंटोमोरिलोलाइट होता है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्ले मिनरल, दूसरा अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल। तो यहाँ पे क्ले मिनरल है, कौन सा क्ले मिनरल है, या इसको यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो, टाइप ऑफ क्ले मिनरल। तो टाइप ऑफ क्ले मिनरल कौन सा हो सकता है, अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल, कि कितना अमाउंट क्ले में ऐड है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एडजॉर्ब्ड वाटर, मतलब कि जो सरफेस पे वाटर एडजॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब नहीं बोल रहा हूं, एडजॉर्ब हुआ, एडजॉर्ब का जो फिनोमेना होता है वो सरफेस पे होता है, और जो एब्जॉर्ब होता है वाटर वो इंटरनली होता है। तो आपको ध्यान देना है कि मैंने जब डिस्कस किया था आपको, जब मैं वाटर कंटेंट का टॉपिक डिस्कस कर रहा था, तो मैंने वहां पे हेल्ड वाटर, एडजॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर के बारे में डिस्कस किया था। तो आप जाकर के अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उस वाले लेक्चर में वहां पे डील कर सकते हो, ठीक है। तो द क्ले मिनरल्स, अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल एब्जॉर्ब वाटर पे डिपेंड करता है। और मैंने एक बात और बताई थी, जो प्लास्टिसिटी होती है क्ले के अंदर वो आपकी एब्जॉर्ब वाटर की वजह से ही होती है, ठीक है। कैसे अब इसको पता चला, देखो सपोज आपको कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल दे दिया जाता है और आप क्या करते हो, उस पर वाटर ऐड करते हो। अब इसका मतलब वाटर ऐड करने के बाद आप प्रॉपर शेप में किसी भी साइज में मोल्ड कर लेते हो, बना लेते हो उसको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर उसके सरफेस पे ही काम किया, इंटरनली नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए उसको जो है प्रॉपर शेप में हम लोग बना लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एडजॉर्ब वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं, अ क्ले सॉइल विथ हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया हैव ग्रेटर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसका मतलब यह होता है कि एक सॉइल है जिसका, अगर मैं बात करूं, कुछ सम अमाउंट ऑफ, सपोज 2 सॉइल हमने लिया, एक ले लिया सैंड, एक ले लिया क्ले, मान लो 10 ग्राम ले लिया सॉइल क्ले का और 10 ग्राम हमने ले लिया सैंड का। तो आप देखोगे कि जो सरफेस एरिया है वो क्ले का ज्यादा होगा, क्योंकि क्ले का जो पार्टिकल होता है छोटा छोटा होता है। अगर मैं उसको लेड कर दूं, बिछा दूं अगर एक सरफेस पे, तो आप देखोगे जो क्ले का पार्टिकल छोटा छोटा होगा वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, लेकिन सैंड का उतना एरिया कवर नहीं करेगा। तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया, दैट इज एरिया पर यूनिट मास, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया। मास को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बता सकते हो। भाई मान ले 10 ग्राम सॉइल ले लिया, ग्रेवल को आप लेके आ रहे हो कि 100 केजी, तो थोड़ी कंपेयर कर पाओगे। आपको जो कंपेयर करना है तो आप दोनों का जो मास है वो आपको सेम रखोगे, फिर आप देखोगे कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाँ, यहां पे मैं बात कर रहा था कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो ज्यादा क्यों होता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा जिस सॉइल का, इसका मतलब यह हुआ कि उसकी वाटर होल्डिंग, वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब वो वाटर ज्यादा जब एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि उसकी जो लिक्विड लिमिट है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। जब लिक्विड लिमिट बढ़ेगी तो आप देख सकते हो IP इक्वल टू WL माइनस WP। जब आपको ये वैल्यू बढ़ेगी WL की, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो IP भी बढ़ेगा। इसलिए जो है जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी क्या होता है, ज्यादा होता है। बात कर लें, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, हाँ WP भी बढ़ता है, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ पाता है जिस रेशियो में लिक्विड लिमिट यहां पे बढ़ती है। बढ़ता ये भी है, देखिए जब भी आप वाटर स्मैश स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू WP, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे IP की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है अगर कोई सॉइल फाइन ग्रेन्ड है जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब कुछ बात यहाँ पे ये करते हैं, सपोज दैट कि आपके पास सैंड है। पहली बात तो सैंड का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे IP 0 फॉर जी, अभी मैं डिस्कस करूंगा, क्लासिफिकेशन भी लिखा हूं, IP 0 फॉर सैंड एंड ग्रेवल, सैंड एंड ग्रेवल। देखिए ग्रेवल और जो सैंड होता है उसका जो IP होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई भी कोहेशन नहीं होता है। इसलिए कई बार एग्जाम में यही पूछ लेगा कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 फॉर किस सॉइल के लिए हो सकता है, तो सैंड एंड ग्रेवल के लिए हो सकता है। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी में अगर मैं बात करूं, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है और कंसिस्टेंसी हमारी क्या क्या रहेगी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग यहां पे देखते हैं। अगर IP की वैल्यू
7 से कम होगी तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे आईपी इक्वल टू अगर 0 रहेगा तो उसको बोल पाओगे नॉन प्लास्टिक। और नॉन प्लास्टिक का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपका हो जाता है दैट इज सैंड एंड ग्रेवल। सैंड एंड ग्रेवल बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो सैंड एंड ग्रेवल इज द एग्जांपल ऑफ दैट इज आईपी इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड नॉन प्लास्टिक सॉइल। अगर आईपी की वैल्यू आपने इसको सॉल्व किया और आपकी वैल्यू निकल के आ गई 7 से कम तो इसको बोल पाओगे लो प्लास्टिक सॉइल है। लो प्लास्टिक का मतलब है हो सकता है कि वो सिल्ट हो, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट इज सिल्ट। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं अगर आईपी की वैल्यू 7 से 17, ये सब आईएएस में पूछा गया है कि मीडियम सॉइल के लिए कौन सा आईपी के वैल्यू किसके किसके बीच लाई करता है, तो आईपी वैल्यू 7 से 17 के बीच लाई करता है तो दैट इज कॉल्ड मीडियम प्लास्टिक। इसका मतलब हो गया कि जो मिक्सचर होगा वो सिल्टी क्ले हो सकता है, सिल्टी प्लस क्ले। अब बात कर लेते हैं आईपी ग्रेटर देन 17, इसका मतलब हो जाता है हाई प्लास्टिक। अब हाई प्लास्टिक में मोर आपका क्या रहेगा, दैट इज क्ले। तो क्ले आपका जब ज्यादा रहता है तो उसे बोलते हैं हाई प्लास्टिक। अब बात कर लेते हैं ये यहां पे हाई प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया कि कोई क्ले मिनरल उसमें प्रेजेंट है, इलाइट है, कैल्साइट है, बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ऐसी सॉइल में जो प्लास्टिसिटी होती है काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, डेटा को थोड़ा समझ लेना है, कहां से कहां लाई करता है, पहला 0, फिर 7 से कम, फिर 7 से 17 के बीच में, फिर 17 से ज्यादा। तो बहुत ही आसान है। अब कैसे याद कर सकते हो, सबके लास्ट में देखो क्या क्या आ रहा है, 7 7 7 7, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिफरेंस की बात करें 7 से 17 का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर कंपैक्शन ऑफ इम्बैक्टमेंट। देखिए कंपैक्शन जब करना होता है किसी भी इम्बैक्टमेंट का, सपोज हमें कोई इम्बैक्टमेंट बनाना इस तरीके से और इम्बैक्टमेंट के लिए हमें वहां पे फिल मटेरियल की जरूरत पड़ती है या उसको कंपैक्शन करना होता है, तो कंपैक्शन के लिए जरूरी है कि जो सॉइल होनी चाहिए वो आपकी लो प्लास्टिक होनी चाहिए। हाई प्लास्टिक सॉइल को कंपैक्शन करना बहुत ही टिपिकल होता है, इसलिए कोशिश ये की जाती है कि लो प्लास्टिक हो, मतलब उसमें सिल्ट मिला लो, सैंड मिला लो, कंपैक्शन अच्छा होता है। तो ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपको कंपैक्शन में बहुत ही अच्छे से मैं डील करूंगा कि लो प्लास्टिक का क्यों हम लेते मतलब वैल्यू लेते हैं और हाई प्लास्टिक क्यों नहीं लेते हैं। तो कंपैक्शन में जब पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। When IP is more, the shrinkage on drying, तो अगर IP is more, the shrinkage on drying lower the shrinkage limit। देखिए क्या होता है, अगर IP आपकी क्या है ज्यादा हो जाता है तो उसका जो श्रिंकेज का वैल्यू होता है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है श्रिंकेज लिमिट। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे ध्यान देना है। तो IP अगर मोर है तो इसका मतलब ये है कि वो श्रिंक होने के चांसेस उसके क्या है, कम है, उसके वैल्यू में एक्सपेंशन ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की, न्यूमेरिकल फॉर्म इस पे पूछ लेता है, बहुत ही सिंपल है, मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है, व्हेन नॉन प्लास्टिक सॉइल लाइक सैंड इज मिक्स्ड। इस पे क्वेश्चन आईएएस ने पूछ रखा है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। व्हेन नॉन प्लास्टिक सॉइल लाइक सैंड इज मिक्स्ड विथ प्लास्टिक सॉइल, कुछ मात्रा आपने सैंड की ले ली और सैंड को आपने मिक्स कर दिया किसके साथ में, क्ले के साथ में, और फिर ये बोला गया कि सपोज दैट कि दोनों को मिक्स आपने कर दिया, मिक्स करने के बाद में उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमको निकालना पड़ता है। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स मिक्स का कैसे निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल, जैसे बीओडी मिक्स निकालते हो वैसे सेम यहाँ पे, जैसे दो चीजों को मिक्स करने के बाद उनका रेशियो निकालते हो, सेम प्रोसेस, कोई भी दो चीजें मिक्स कर सकते हो। जैसे आप मैथमेटिक्स में मिक्सचर के सवाल लगाते हो, दूध और पानी का मिक्सर कर लेते हो, बीओडी में अगर हम बात करें तो डिजोल्व ऑक्सीजन और वैल्यूम का मिक्सर ले लेते हैं, तो सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होता है। कैसे, आईपी मिक्स अगर देखोगे तो जो भी आईपी है, सपोज दैट दिस इज द सैंड है जिसका आईपी 0 होता है तो आप 0 ले लोगे। x1 एंड x2 क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी है, वेयर इस फार्मूले को सबसे पहले इसको बॉक्स में क्लोज करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब बात हम लोग करते हैं यहाँ पे दैट इज कि जो आईपी है वेयर द, देखिए IP1 हो सकता है दिस इज फॉर सैंड, हो सकता है IP2 जो है दिस इज फॉर क्ले, प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर क्ले। अगर मैं बात करूं फॉर सैंड तो ये x1 मान लेता हूं सैंड के लिए है, और जो x2 है दिस, तो दिस द क्वांटिटी ऑफ सैंड,
क्वांटिटी ऑफ जो भी आपने ऐड किया है तो ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे सैंड होगा तो x1 वैल्यू ले लोगे, कुछ भी ले सकते हो, आप पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर IP को आपने क्ले माना है IP1 को तो आप क्ले मान सकते हो, x1 को मान सकते हो क्ले की क्वांटिटी, IP2 को मान सकते हो सैंड मान सकते हो, तो वो तो आपके ऊपर है क्वेश्चन में कैसा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए x1 की यूनिट होगी मान ले ग्राम या किलोग्राम हो सकती है, तो यहाँ पे भी किलोग्राम और ग्राम में होगा यूनिट, तो ग्राम या किलोग्राम कट जाएगा तो यूनिट आएगी IP की, और IP की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो कोई भी मिक्सर के सवाल लगाते थे, जैसे BOD की बात करूं तो वहां पे भी क्या लगाते थे DO, जैसे BOD मिक्स निकालना होता था, BOD मिक्स करके भी अगर आप लिखते थे कई बार, तो वहां पे भी आप देखते थे क्या लिखते थे, सपोज दैट BOD मिक्स अगर निकालना होता था तो BOD आप सीवेज करते थे इंटू वैल्यूम करते थे, प्लस BOD ऑफ रिवर करते थे आप इंटू BOD ऑफ रिवर इंटू वैल्यूम ऑफ रिवर करते थे, ठीक है। या डिस्चार्ज आता था, जो भी आप टर्म में लिखना चाहो, यहाँ पे डिस्चार्ज आता था सीवेज का, प्लस ये रिवर का डिस्चार्ज आता था, और अपान में आप टोटल डिस्चार्ज करते थे QS इंटू QR। तो जैसे BOD मिक्स निकालते हो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी कर सकते हो, तो टफ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल में भी बनते हैं जहां पे हम लोग पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि वहां पे फाइनेंस मॉडुलस के टर्म में क्वेश्चन पूछता है। फाइनेंस मॉडुलस आप एक सॉइल का दे देता है, दूसरे सॉइल की क्वांटिटी दे देता है, तो वहां पे क्या करते हैं हम मिक्स का फाइनेंस मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो कई बार ये बिल्डिंग मटेरियल में IES में 3 से 4 बार क्वेश्चन उसने पूछ रखा है किस पे, कि फाइनेंस मॉडुलस आपका मिक्सचर का कैसे निकालोगे। तो कुछ भी नहीं, एक फार्मूला पढ़िए और हर जगह अप्लाई करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में, ये हमें क्या बताता है उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स हमको यह बताता है कि जो सॉइल का बिहेवियर है इन सीटू मतलब जो फील्ड पे अगर हम बात करें जहां पे हम सॉइल लेकर के आए हैं वहां पे उसका इन सीटू बिहेवियर ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल लाइक क्ले एंड सिल्ट ये डिपेंड करता है, एंड उसका जो भी प्रॉपर्टी होता है उसका फर्मनेस है वो डिपेंड करता है कि आपने उस पे वाटर कंटेंट कितना ऐड कर रखा है। तो दीज इंडेक्स रिप्रेजेंट द इन सीटू बिहेवियर ऑफ fine grained soil like silt and clay and degree of firmness of soil depending upon the water content। उसके अंदर नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है उस पे ये वैल्यू डिपेंड करती है, मतलब ये वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट करती है कि नेचुरल वाटर कंटेंट आपका कितना उसमें रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा भैया नेचुरल वाटर कंटेंट ज्यादा है या कम है, उस पर डिपेंड करता है। अब हम लोग डील करेंगे सबसे आगे का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे हमारा जो अगला टॉपिक है कि हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में डील करेंगे, लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में डील करेंगे, इसके अलावा हम लोग टफनेस के बारे में पढ़ेंगे, थिक्सोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे, सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए, तो आपको कंसंट्रेट होकर अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है सॉइल को। मैं सॉइल आपको अच्छे से सिखा दूंगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा, और एक बार पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बार बार सॉइल पढ़े जा रहे हैं। अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना है और उन नोट्स को बार बार रिवाइज भी करना है। अभी तक आपने जो भी सॉइल के 15 से 20 लेक्चर जो भी आपके हो गए हैं, कोशिश करिए कि 15 लेक्चर जो भी हुए शुरुआत से उनको एक बार फिर से मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि जो भी हमने पढ़ रखा है, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया है, उसको रिवाइज करने की आदत होनी चाहिए। देखिए अगर आप कमजोर हैं लेकिन अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आप आगे निकल जाओगे। तो आपकी वो मेहनत पे डिपेंड करता है, कोई कमजोर नहीं होता है, सब मेहनत पे डिपेंड करता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली मेहनत करेंगे तो आप आगे निकल जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस आप रिवीजन करने की एक आदत डाल लीजिए कि मुझे आता है फिर भी मैं उसको क्या कहते हैं रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, ताकि क्या होता है एग्जाम में, अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन समय के साथ में क्या होता है चीजें हमें भूलने लगती हैं। तो भूलने के लिए सबसे अच्छा रिवीजन है। रिवीजन के साथ साथ अब उस पूरे रिवीजन को आप इतनी जल्दी तो कर नहीं पाओगे, नोट्स तो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर शॉर्ट नोट्स को आपको भी बनाना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम लोग बात डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी। टॉपिक इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स और
रिलेटिव कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके प्री और मेंस का दोनों का टॉपिक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पूछा गया है। तो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी, जिसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है, ठीक है, दिस इज द टॉपिक। अब बात अगर हम कर लें यहाँ पे टॉपिक की अपनी कि कैसे इसको फाइंड करेंगे, क्या इसका फार्मूला हो सकता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना। देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं आईसी से, क्लियर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आईसी। अगर मैं बात करूं इसके डिफिनेशन के बारे में मैंने पहले ही डील कर रखा है कि ठीक है, ये बताता है डिग्री ऑफ फार्मनेस क्या होता है, कंसिस्टेंसी यही बताता है, उसके अलावा ये इन सिटू बिहेवियर बताता है, इस सब के बारे में हमने पहले ही डील कर रखा है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, दैट इज मैथमेटिकली अगर बात करूं तो यहां पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है आईसी इजकल टू, इसको देखिए यहां पे अपान में लिखते हैं डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी रिप्रेजेंट इसको हम लोग करते हैं। अब ऊपर का जो टर्म आता है ये होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन रिप्रेजेंट हम लोग यहां पे करते हैं। अब देखिए यहां पे जो डिफरेंस है, नीचे अपान में जो टर्म है वो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी है, मतलब इसको हम लोग अभी भी पढ़ चुके हैं, जो टर्म आया है दैट इज आई पी इक्वल टू, हमने रिप्रेजेंट किया था डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो गया, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। अब ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें डब्ल्यू जो एन है यहां पे, ये नेचुरल वाटर कंटेंट है, कितना है, नेचुरल वाटर कंटेंट है, नेचुरल वाटर कंटेंट, क्लियर। अब बात करते हैं नेचुरल वाटर कंटेंट के अलावा यहां पे जो डिस्कशन है हमारा, डब्ल्यू पी क्या है, वाटर कंटेंट, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट, इसको प्लास्टिक लिमिट भी बोल सकते हो, प्लास्टिक लिमिट। दूसरा बात हम कर सकते हैं दैट इज डब्ल्यू एल लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट की बात कर सकते हैं दैट इज लिक्विड लिमिट। और आईसी क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। तो ये मैथमेटिकल आपका फार्मूला बन जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद करने का तरीका देखिए इसका सबसे आसान है, देखिए डब्ल्यू एल और डब्ल्यू पी दोनों में रहता है। अभी हम लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी आता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, अपान में दोनों टर्म सेम रहते हैं। लेकिन याद करने में दिक्कत ये आती है कि ऊपर कौन सा टर्म रहेगा और यहां पे कौन सा टर्म सब्ट्रैक्ट होता है, कौन सा नहीं होता है, इसके बारे में हमको ध्यान देना है। देखिए यहां पे ऐसे याद करेंगे, सी ट्रिक के फॉर्म में अगर हमें ध्यान देना है, ट्रिक क्लीन करके याद रखना है, सी एल ई ए एन, क्लीन, सी फॉर आईसी, ठीक है, एल फॉर डब्ल्यू एल, उसके बाद में एन फॉर दैट इज डब्ल्यू एन। तो आईसी इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया यहां पे, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन अपान आईपी, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आईपी क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी भी हम क्या लिख सकते हैं, आईपी। तो इस तरीके से इसका फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो क्लीन से याद रखोगे, चार ऑप्शन होंगे, पहचान सकते हो। क्लीन, सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, एल का मतलब है लिक्विड लिमिट, एन का मतलब है नेचुरल। तो क्लीन से याद रखोगे तो दिमाग में आपको घूमे, हर समय याद रहेगा आपको, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार एग्जाम में यही कंफ्यूजन हो जाता है, ऑप्शन में यहाँ पे डब्ल्यू पी कर देगा, इस तरीके से कर देगा, तो आपको ध्यान देना है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसको ग्राफिकली कैसे इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। सपोज दैट इसको अगर मैं बात करूं, ये रीजन की मैं बात करूं, दैट इज डब्ल्यू एस, दिस इज अ डब्ल्यू पी, दिस इज अ डब्ल्यू एल, ठीक है। दिस इज द सॉलिड, बहुत बार हम लिख चुके हैं लेकिन फिर भी लिखते रहते हैं, सेमी सॉलिड, ये प्लास्टिक, दिस इज द लिक्विड। देखिए ज्यादातर जो वाटर है, अगर कोई मान लो फाइन ग्रेन सॉइल है लाइक क्ले है, तो जनरली उसका जो वाटर कंटेंट लाई करता है इन सैचुरेटेड कंडीशन, वो ज्यादातर लाई करता है इस रीजन में, ठीक है, इस वाले रीजन में वो लाई करता है, प्लास्टिक और लिक्विड के बीच में रहता है।
तो ये जो क्षेत्र रहता है उसके बीच में वो ज़्यादातर रहता है, तो ये नेचुरली रहता है। ठीक है, अगर कोई सॉइल सैचुरेटेड है और उसमें अगर वाटर कंटेंट की जो बात करूं, जो नेचुरल वाटर कंटेंट है, जो नेचुरल लाई करेगा, दिस इज द WN की मैं बात कर रहा हूं, नेचुरल वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, अब कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में यहां पे ध्यान देना जरूरी है। देखिए यहां पे अगर मान लिया IC आपके पास है, IC इजकल टू आपने क्या रिप्रेजेंट किया, WL माइनस WN डिवाइड बाई IP। इफ मान लिया कि WL बराबर, सपोज दैट जो नेचुरल वाटर कंटेंट है, सपोज दैट कि जो लिक्विड लिमिट है वो नेचुरल वाटर कंटेंट के बराबर हो जाती है, कई बार हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है कि जो WL है वो WN के बराबर हो जाता है। तो इस केस में आप देखोगे कि जो IC की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक केस और भी हो सकता है, व्हेन इफ WL बराबर या W नेचुरल वाटर कंटेंट इजकल टू WP के बराबर। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक क्या था, जो नेचुरल वाटर कंटेंट था, आप एक बार इसको ऐसा कर लीजिए, यहां पे नेचुरल वाटर कंटेंट कर दीजिए और इस साइड में आपको करना है लिक्विडिटी। ठीक है, मतलब हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब वाटर कंटेंट कम या ज्यादा करने से वो किस लिमिट पे पहुंच जाएगा उस पे ये डिपेंड करता है। हमने वाटर कंटेंट बढ़ा दिया, हो सकता है कि ये यहां पे पहुंच गया, जब यहां पे वो पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो IC इजकल टू 0, ब्रैकेट में लिख सकते हो WN बराबर दैट इज WL लिख सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की बात करता हूं, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो IC की जो वैल्यू है अगर आप निकालोगे तो दैट इज 1। कैसे, देखिए जब आपने WN बराबर WP पुट अप करोगे तो यहां पे क्या आएगा, दैट इज अगर मैं बात करूं IC इजकल टू W, देखिए यहां पे L लिखोगे, फिर से N की जगह पे अगर WN की जगह पे मैं बात करूं तो WP लिखोगे और IP की जगह पे WL माइनस WP। ठीक है, दोनों को ब्रैकेट में किया और आप देखोगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसका मतलब इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, WN WP के बराबर। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये तो रिप्रेजेंटेशन था, कई बार रेंज ही पूछ लेगा, तो रेंज का मतलब समझ में आ गया होगा, 0 से किसके बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी रेंज होती है वो 0 से उसके बीच। तो रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज 0 IC लेस देन और इक्वल टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू जो है आपकी 0 से तो ज्यादा रहती है, ठीक है, 0 से ज्यादा रहती है और 1 से क्या रहती है, कम। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, क्या इसकी वैल्यू निगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स नॉट लेस देन 0, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट, कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज नॉट 0 प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली 0 नहीं हो सकता, तो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। एग्जाम में वो पूछेगा, 4 ऑप्शन बना के देगा, कहेगा कि आपकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, 0 होता है, तो ध्यान रखिए 0 से 1 के बीच लाई करता है, इसका मतलब पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हो। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं इसके कुछ इसके बाद जो अगला हमारा है वो टर्म है हमारा, दैट इज लिक्विडिटी इंडेक्स। उसके बारे में हम लोग यहां पे डील करते हैं और उसके बारे में डिफाइन करते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज लिक्विडिटी इंडेक्स। उसके बारे में हम लोग यहां पे डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में डील करेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों इंडेक्स हैं और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और इनका एग्जाम में वेटेज भी ज्यादा है। मेंस में भी एसएससी जेईई ने इस पे सीधे क्वेश्चन पूछा, WL दे रखा है, WP दे दिया, WS दे दिया और सारी लिमिटों के बारे में उसने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहां पे ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा, लिक्विडिटी
इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। दिस इज द आई एल, इसको एल सफिक्स होता है, तो दैट इज आई एल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाई, इसको भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। देखिए अपान में दोनों के टर्म डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, ये दोनों में सेम रहेगा। आईपी की जिसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अपान में चाहे आप लिक्विडिटी पढ़िए और चाहे आप कंसिस्टेंसी पढ़िए, अपान में दोनों में सेम रहना है। अब जो आपको याद रखना है, जो चेंज है डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी, ठीक है। अब खास बात यहां पे ये ध्यान दीजिए कि यहां पे जो हम डील कर रहे हैं लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में डील कर रहे हैं, इसका आपका फार्मूला बन के आएगा, न्यू फार्मूला डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी डिवाइड बाई आई पी। क्यों? क्योंकि आई पी इजकल टू हमने क्या पढ़ रखा है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी को देखिए यहां पे, अब मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूं, लेकिन ऊपर कोई भी लिक्विडिटी का टर्म नहीं रहता है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। लिक्विडिटी जो चेंज होती है वो क्या है कि नेचुरल वाटर कंटेंट को कम या ज्यादा करने से चेंज होती है। नेचुरल वाटर कंटेंट आप ज्यादा कर दोगे, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा डील करते हैं, जनरली एक नोट पॉइंट के बाद में डिस्कस करते हैं। नोट पॉइंट ये है, जनरली नेचुरली एग्जिस्टिंग सैचुरेटेड सॉइल has water content between liquid limit and plastic limit, ठीक है। तो इसके बीच में ये वैल्यू लाई करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पे कैसे इसको डील करते हैं। खास बात ये है कि जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग कैसे रिमेंबर करते हैं उसके बारे में। देखिए जनरली नेचुरली एग्जिस्टिंग जो सैचुरेटेड सॉइल होती है, सैचुरेटेड सॉइल मतलब हम लोग पहली बात तो यहाँ पे जो डील कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉइल का मतलब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फाइन ग्रेन्ड सॉइल लाइक क्ले वगैरह, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये डील करता है सिर्फ क्ले से और सिल्ट से, नॉट सैंड एंड ग्रेवल डील ही नहीं करता है। अब बात करते हैं जनरली नेचुरल एग्जिस्टिंग सैचुरेटेड सॉइल हैज वाटर कंटेंट लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब देखिए खास बात ये कि अभी हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी इंडेक्स, क्या पढ़ा था हमने, जो टर्म यूज किया था डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन डिवाइड बाई क्या पढ़ा था, आई पी, वन इक्वेशन। लिक्विडिटी इंडेक्स को हमने क्या पढ़ा, डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी डिवाइड बाई आई पी, ठीक है। 1 प्लस अगर मैं 2 कर दूं इक्वेशन को, तो आप देखोगे कि आई सी प्लस आई एल इजकल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन डिवाइड बाई आई पी प्लस डब्ल्यू एल क्लियर प्लस डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी डिवाइड बाई आई पी कर सकते हो। अब आप देखोगे दोनों में एलसीएम लोगे तो ये दोनों टर्म समान आएंगे, यहाँ पे सेम आएंगे, तो आप देख सकते हो, ये लिख सकते हो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन प्लस डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी डिवाइड बाई आई पी, और डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी को लिख सकते हो फिर से आई पी, तो डिवाइड बाई आई पी, कैंसिल आउट। इसका मतलब यह हुआ कि आई सी प्लस आई एल का जो समीशन होता है, आई सी प्लस आई एल का जो समीशन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लिया कोई सॉइल ऐसी है, अब देखो दोनों का समेशन 1 होना है, इसका मतलब यह हुआ कि इसको मैं इधर भी लिख सकता हूं। अब यहां से कुछ बातें पता चलती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग यहां पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसकी कुछ रेंजेस हैं जिसके बारे में हम लोग यहां पे डील करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको ध्यान देना है कि लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है और आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है। अब हम लोग डील जो करेंगे वो कुछ इनकी वैल्यूज हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने बात किया था कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी इंडेक्स,
इसका मतलब ये होता है, रिलेटिव का मतलब होता है दो चीजों का जो है रेशियो होना चाहिए। तो हर बार हम देखो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, ऊपर और नीचे भी क्या है, रेशियो है, इसलिए इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी या रिलेटिव कंसिस्टेंसी। रिलेटिव इसलिए किसी के मतलब सापेक्ष में आप बात कर रहे हो, ठीक है, किसी के रिलेटिव के टर्म में बात कर रहे हो। किसके रिलेटिव के टर्म में बात कर रहे हो, जैसे हम ऊपर बात करें WL माइनस WN किसके रिस्पेक्ट में, IP के रिस्पेक्ट में। तो आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग डील करेंगे इनकी वैल्यूज के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे वैल्यू हम निकालते हैं, जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वो है इनकी वैल्यूज के बारे में डील करेंगे, कहां से कहां तक लाई करता है। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लेंगे तो फिर चीजें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो IC है प्लस IL है, दोनों का जो समेशन है वो किसके बराबर, 1 के बराबर है। तो यही सारी वैल्यू हमें अभी याद करा देंगे, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, दिस इज द वैल्यू, क्लियर। दिस इज द WS, WP, दिस इज WL, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग अभी डील कर रहे थे, ये वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट, क्लियर। अब कुछ वैल्यू हैं जिनको हम लोग लिख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं आपको भी है। यहां पे जैसे एक साइड में मैंने लिखा IC और यहां पे लिखा IL और एक साइड में मैंने लिखा कंसिस्टेंसी, मतलब किस कंसिस्टेंसी के अंतर्गत वो आएगा, ठीक है। बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए IC हमें ये बताता है कि वो कितना सॉइल कंसिस्टेंट है, यही बताता है कि वो फर्म होगा, सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, वो बताता है। अब देखिए सबसे पहले अगर जो वैल्यू की बात करूं, सपोज दैट कि जो IC की वैल्यू है, सपोज दैट कि ये जो वैल्यू आपकी लाई कर रही है दैट इज ग्रेटर देन 1, IC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू होगी वो लेस देन दैट इज 0। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो जो IC है प्लस IL है दैट इज 1 है। अगर आप IC की वैल्यू 1 से ज्यादा कर दोगे, देखिए यहां पे IL इजकल टू मैं लिख सकता हूं 1 माइनस IC, ठीक है। अगर आप IC की वैल्यू 1 से ज्यादा कर दोगे तो आप अगर सपोज दैट यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखूं कि इफ IC इज ग्रेटर देन 1, तो आप देखोगे जब ये 1 से ज्यादा, सपोज दैट कि 1.2 आपने ले लिया, तो 1 माइनस अगर 1.2 करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का समेशन 1 होता है। तो आप देख सकते हो कि अगर IC की वैल्यू आपने 1 से ज्यादा की तो लिक्विडिटी लिमिट अगर आप देखोगे, लिक्विडिटी लिमिट जो आएगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप एक डेटा याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब ये सॉइल का IC का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। IC क्या था हमारा, WL माइनस, हमने क्या पढ़ा था, WL माइनस WN पढ़ा था। तो वहां से थोड़ा सा रिलेट कराते हैं हम लोग, IC इजकल टू WL माइनस WN डिवाइड बाई IP, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू ज्यादा कब होगी उस पर डिपेंड करता है। ये वैल्यू ज्यादा तब होगी जब आप नेचुरल वाटर कंटेंट को कम करोगे। देखिए अपान में तो लिक्विड लिमिट फिर से चल रहा है, अपान में अगर हम IP की बात करें तो वहां पे फिर से आप WL माइनस क्या लिख रहे हो, WP लिख रहे हो। अब आप ये देखिए कि ये वाले मॉइस्चर पे ज्यादा डिपेंड करेगा। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट अगर आप कम या ज्यादा करोगे तो वहां से चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अगर सपोज दैट ये वैल्यू मैं कम करूंगा, नेचुरल वाटर कंटेंट को कम करूंगा, तो आप देखोगे ये वाला टर्म क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस सॉइल में मॉइस्चर कम होगा, नेचुरली अकरिंग मतलब नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट वहां पे कम होगा, तो वो सॉइल आपकी स्टिफ होगी, हार्ड होगी, मजबूत होगी। तो आप इस चीज में लिख सकते हो दैट इज वेरी स्टिफ। क्या लिख सकते हो, वेरी स्टिफ। फिर वैल्यू लाई करती है इसकी 1 से लेकर के 0.75। आप देख पाओगे ये वैल्यू लाई करेगी 0 से 0.25। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने यहाँ पे फार्मूले में रख सकते हैं। जब इसकी वैल्यू 1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। जब आप 0.75 करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस 0.75 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.25। तो एक आपको ध्यान देना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये आता है आपका दैट इज स्टिफ। किस में आता है, स्टिफ सॉइल में आता है।
उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये तो 0.7 हो गया, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0.75 से लेकर के 0.5। तो यहां पे जो रेंज वेरी करेगी वो 0.25 से 0.5। मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं दिखा सकता, आप एक बार देख लिया तो उसको क्लियर कर लीजिए। मीडियम स्टेप, ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, आप वहां से समझ सकते हो। फिर से 0.75 जब घटाओगे तो 0.25 आएगा, 1 में से 0.5 घटाओगे तो 0.5 आएगा, तो ये मीडियम स्टेप हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो अगला डेटा आता है वो 0.5 से लेकर के 0.25। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो रेंज आएगी वो आपकी लाई करेगी 0.5 से लेकर के 0.75, ठीक है। अब ये जो सॉइल आती है वो सॉफ्ट में, क्योंकि देखिए अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। जब लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ना शुरू और कंसिस्टेंसी की कम, तो वो चीजें क्या होती हैं, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर ये वैल्यू 0.25 से अगर 0 के बीच में रहती हैं तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू होगी 0.5 से लेके 1 के बीच में आएगी, दैट इज वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद में लेस देन 0 अगर है तो दिस इज द ग्रेटर देन 1, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। दिस इज लिक्विड, दिस इज द लिक्विड, इसमें सॉइल लिक्विड लिमिट पे रहती है। और जो सॉइल का ये स्ट्रिप से लगा करके, दैट इज स्ट्रिप से लगा के वेरी सॉफ्ट के जो रेंज होती है, ये जो रेंज होती है इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक सॉइल। अब इसको ग्राफिकली कैसे समझते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर IC की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, ठीक है, तो आप देख पाओगे कि जो IL की वैल्यू है वो लेस देन क्या लिखोगे, 0, यहां से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो IC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो IL की वैल्यू भी क्या रहेगी, लेस देन 0। उसके बाद हम इस वाले रीजन में आते हैं, इसमें देखोगे कि जो IC की वैल्यू है वो वैल्यू आपकी वैल्यू करेगी 0 से लेके 1 तक, तो जो IL होगा वो वेरी करेगा कहां से, 1 से लेके 0 तक, जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर यहां पे IC लेस देन 0 होगा तो आप देखोगे कि जो IL हो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सॉलिड, दिस इज द सेमी सॉलिड, ठीक है, दिस इज द प्लास्टिक और दिस इज द लिक्विड, ठीक है। तो इस तरीके से आप उन चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है टर्म्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं, अगला जो टर्म है वो हमारा है टफनेस इंडेक्स। देखिए यहां पे आपको डेटा लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि दोनों का समेशन कितना होता है, 1 होता है। IC की वैल्यू ये बताती है कि सॉइल कितना स्टिफ है, कितना हार्ड है, ये बताती है। IC की वैल्यू जितना ज्यादा होगी इसका मतलब सॉइल आपकी उतनी ज्यादा स्टिफ एंड हार्ड होती है, और IC की वैल्यू जितना कम होगी कंसिस्टेंसी इंडेक्स की, इसका मतलब ये हुआ कि सॉइल क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉइल में जो अगला टर्म हमारा है वो दैट इज है आपका टफनेस इंडेक्स। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग डील करते हैं टफनेस इंडेक्स के बारे में, यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टफनेस इंडेक्स, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो आए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स, देखिए टफनेस इंडेक्स क्या होता है। टफनेस इंडेक्स देखो सबसे पहली बात यह है कि इट रिप्रेजेंट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द शियर स्ट्रेंथ, it represents the shear strength of a fine grain soil at plastic limit। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसलिए प्लास्टिक लिमिट पे बात कर रहे हैं क्योंकि लिक्विड लिमिट पे उसकी कोई भी शियर स्ट्रेंथ नहीं होती है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए टफनेस की जो बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा सोम में भी, व्हाट इज टफनेस। टफनेस आपने पढ़ा होगा कि जो भी है मटेरियल जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बिफोर द फ्रैक्चर, दैट इज कॉल्ड टफनेस।
पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं तो मॉडुलस ऑफ टफनेस होता है। सेम चीज यहां पे भी समझना है। यहां पे सॉइल है और सॉइल का जो फेलियर होता है वो आपका शियर में होता है, इसलिए हमेशा जो डील करते हैं वो हमेशा करते हैं शियर स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। यहां पे कोई नॉर्मल स्ट्रेस की बात नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस में सॉइल फेल नहीं करती। आप फाइन ग्रेन्ड सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, एट प्लास्टिक लिमिट। मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, मैथमेटिकली जो होता है दैट इज टफनेस इंडेक्स, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं IT से। इट इज द रेशियो ऑफ IP अपॉन IF। दो चीजों का रेशियो होता है, क्या क्या, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का क्या होता है, रेशियो होता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं IP इजकल टू राइट डाउन WL माइनस WP, दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमें आता है, फिर भी हम बार बार चीजों को लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है। सपोज मुझे आता था IP इजकल टू, लेकिन हम जब बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे सारी चीजें रिमेंबर हो जाती है माइंड में। अब बात कर लेते हैं IF, दैट इज कॉल्ड फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, दैट इज WN। जब प्लास्टिसिटी लिक्विडिटी इंडेक्स हम सॉल्व कर रहे थे, निकाल रहे थे, मेथड पढ़ रहे थे, तो वहां पे नंबर ऑफ ब्लोज एंड वाटर कंटेंट के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लो कर्व, और वहां से जो स्लोप निकल के आता है दैट इज कॉल्ड फ्लो इंडेक्स। तो यहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे log बेस 10 N2 डिवाइड बाई N1, ठीक है, ये बात। तो इसे कहते हैं फ्लो इंडेक्स, क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे IT क्या है, दैट इज टफनेस इंडेक्स है, दैट इज IT टफनेस। ये भी IES में बहुत बार पूछा गया, टफनेस इंडेक्स। अब खास इंपॉर्टेंट इसकी कुछ बात है, दैट इज रेंज की बात करते हैं। रेंज किस वैल्यू से किस तक ये लाई करती है। जो इसका टफनेस इंडेक्स होता है, इसकी जो वैल्यू लाई करता है, ये 0 से 3 के बीच लाई करता है। किसके बीच में, 0 से 3 के बीच। तो नेक्स्ट अगर इसके जो डेटा की मैं बात करूं तो इसका जो रेंज है वो दैट इज लाइज बिटवीन 0 से 3। तो दिस इज द 0, दिस इज द IT, दिस इज द 3। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि किस सॉइल के लिए इसकी वैल्यू 1 से कम रहती है और किस सॉइल के लिए इसकी 1 से ज्यादा रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। तो देखिए, अगर IT की वैल्यू सपोज दैट लेस देन 1 है, अगर IT की वैल्यू लेस देन 1 है, तो जो सॉइल रहती है वो आपकी रहती है दैट इज फ्रीएबल सॉइल, या इसको ऐसा बोल सकते हो इजली क्रशेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्रशेबल सॉइल और ब्रेकेबल सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जनरली जो फॉर क्ले की अगर मैं बात करूं, फॉर क्ले दिस वैल्यू लाइज 1 to IT, जो इंडेक्स है IT लाइज बिटवीन 3, ठीक है। तो 1 से 3 के बीच में क्ले के केस में ऐसा होता है। तो आपको ध्यान देना है कि क्ले के केस में जो वैल्यू इसकी जो रहती है, रेंज की जो बात करूं तो 1 से किसके बीच में रहती है, 3 के बीच में रहती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर IT की वैल्यू जो टफनेस इंडेक्स है, अगर वैल्यू 1 से कम होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो सॉइल है वो बहुत ही इजिली ब्रेक कर सकती है। मतलब ये हुआ कि फ्रीएबल का मतलब होता है कि थोड़ा सा फोर्स लगाओ और पार्टिकल उसके अलग अलग हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीएबल सॉइल। इजिली क्रशेबल, क्रश बहुत आसानी से कर सकते हो, तो दैट इज, इसका मतलब यही हुआ कि सॉइल की जो टफनेस है वो कम है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम। अगर टफनेस की वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब है सॉइल की स्ट्रेंथ भी क्या करती है, बढ़ती है। कौन सी स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रेकेबल का मतलब टूटना होता है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। कई बार क्या होता है, कुछ क्ले लेके आते हैं, खटाक टूट जाती है पार्टिकल में, तो वो ब्रेकेबल बोली जाती है। तो ये था टफनेस इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा क्राइटेरिया आता है, अभी तक हमने टफनेस इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम लोग चलते हैं अगला जो टॉपिक हमारा है उसके बारे में हम लोग डील यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज एक्टिविटी के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं कि एक्टिविटी ऑफ सॉइल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्टिविटी।
बहुत बार पूछा गया एक्टिविटी भी आईईएस में, तो उसके बारे में थोड़ा सा डील कर लेते हैं, वो क्या होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारा ये जो टॉपिक है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फाइन ग्रेन सॉइल के जो इंडेक्स है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमको डील करना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज कंसिस्टेंसी, के बाद में हमारा लिक्विडिटी हुआ, लिक्विडिटी के बाद में हमने पढ़ा टफनेस क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे एक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेंसिटिविटी, फिर थिक्सोट्रॉपी, सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। या पहले चाहो तो थिक्सोट्रॉपी के बारे में बात कर लेते हैं, किसी भी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, सारे एक ही क्रम में लिख सकते हो। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस लेक्चर को काफी डिटेल में पढ़ा, और हम आगे भी सारे लेक्चर जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के टॉपिक काफी ज्यादा, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक ज्यादा है, लेकिन आगे से जो टॉपिक आने वाले हैं जैसे परमेबिलिटी पढ़ेंगे, तो वहां पे थ्योरी थोड़ा कम है लेकिन डेरिवेशन अच्छे हैं, तो वहां पे और मजा आने वाला है सॉइल में, ठीक है। तो उस तरीके से हमको वहां पे डील करना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है दैट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ सॉइल। देखिए एक्टिविटी ऑफ सॉइल की अगर मैं बात करूं तो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। एक्टिविटी का मतलब होता है कि उसके अंदर मॉइस्चर को अगर इंटर कर जाती है, अगर किसी भी सॉइल में अगर वो मॉइस्चर उसमें इंटर कर जाती है, फिर उसका जो बिहेवियर है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज का किस प्रकार से चेंज होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, वही रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया, इट डील्स विथ, इसकी जो डिफिनेशन की मैं बात करूं तो ये है इट मेजर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पहला पॉइंट, इट मेजर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, किसको मेजर करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। इट इंडिकेट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर, इट इंडिकेट्स स्वेलिंग and shrinkage behavior of fine grained soil, ठीक है। ये बताता है कि सॉइल का स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल लाइक क्ले, ब्रैकेट में लिखो लाइक क्ले, ज्यादातर ये कैसा होता है, क्ले के केस में होता है, ठीक है। स्वेलिंग का मतलब वैल्यूम में एक्सपेंशन होता है, श्रिंक का मतलब होता है वैल्यूम में कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मैथमेटिकली क्या मैं बात कर रहा हूं, एक्टिविटीज को ए से डिनोट करते हैं, एटी से, दैट इज एटी इज आईपी अपॉन क्ले फ्रैक्शन, आईपी अपॉन क्ले फ्रैक्शन। तो ये इसका फार्मूला होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन क्ले फ्रैक्शन। अब क्ले फ्रैक्शन का मतलब यहां पे होता है, इसको मैं एफ से डिनोट करता हूं, तो क्ले फ्रैक्शन वो होता है, क्ले फ्रैक्शन दैट इज क्ले फ्रैक्शन जिसका साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन क्या हो, 2 माइक्रोन, किससे, 2 माइक्रोन से। तो आप ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, बोल देगा सपोज दैट एक सॉइल है जिसमें मान लो सिल्ट का परसेंटेज 40% दे दिया, तो कई बार एग्जाम में आपको क्ले फ्रैक्शन निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, 100 में से 40 कर दोगे तो कितना बचेगा, 60%। अगर क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली क्ले के बारे में बता दिया, भैया क्ले का फ्रैक्शन 50% है, तो आप सीधे पुटअप करोगे, या माँ को बता दिया कि इसमें सिल्ट का परसेंटेज 60% है, तो आपको 100 में से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे, तब जाके आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं नोट करके लिखता हूं, इफ नोट करके, if in exam the silt fraction is mentioned, then percentage silt is subtracted from 100, ठीक है। जो भी परसेंटेज होगा वहां से आप डिनोट कर सकते हो, टोटल परसेंट जो भी दिया होगा, मान लेते हैं 100% है, तो आपका सिल्ट का जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ऑफ एफ सिल्ट की मैं बात करूं तो होगा 100 माइनस, सॉरी ये क्ले की बात कर रहा हूं, दैट इज क्ले फ्रैक्शन 100 माइनस एफ ऑफ सिल्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रटा होगा समझ लोगे ऐसा नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, यहां पे अगला पॉइंट के बारे में डिस्कस करूं, दैट इज एक्टिविटी दैट इज 80
फंक्शन ऑफ, देखिए ये एक्टिविटी जो फंक्शन होता है ये डिपेंड करता है कि क्ले मिनरल कौन सा है, टाइप ऑफ क्ले मिनरल कौन सा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या उस पर डिपेंड करता है। तो दैट इज टाइप ऑफ क्ले मिनरल, फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ क्ले मिनरल उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज्यादा क्ले मिनरल होगा उस हिसाब से इसकी एक्टिविटी होगी। एंड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर, ठीक है। एब्जॉर्ब वाटर जितना ज्यादा होगा उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहां पे डील करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इसकी रेंजेस हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि सॉइल की वैल्यू कहाँ तक लाई करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आईईएस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज इसकी रेंज के बारे में डील करते हैं। रेंज क्या लिख सकते हो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डील करते हैं, क्योंकि इसके रेंज के बारे में भी क्वेश्चन गेट में ईएस में पूछ लिया है। तो रेंज भी कई बार ये देगा कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ लाई करती है, बताइए एक्टिव है, इनएक्टिव है, क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो फिर रेंज को छोड़ना नहीं है, हर चीज को अच्छे से पढ़ना है। तो एक्टिविटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना वो स्वेल करती है, कितना वो श्रिंक करती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रेंज की बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूं दैट इज एक्टिविटी, और इस साइड में हम लिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन, दैट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एक तरफ एक्टिविटी है, दूसरी तरफ क्या है, डिस्क्रिप्शन है। अगर मान लिया एक्टिविटी की वैल्यू लेस देन 0.75 है, 0.75 से अगर कम है तो उसे बोलते हैं इनएक्टिव। क्या बोलते हैं, इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव बोल दिया। उसके बाद में मान लिया इसकी वैल्यू 0.75 से लाई करती है 1.25, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉइल, नॉर्मल सॉइल। क्या बोल पाते हैं, नॉर्मल सॉइल के बारे में, इसके बारे में ये लोग बताते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज एक्टिविटी ग्रेटर देन 1.25, तो दिस इज द कॉल्ड एक्टिव सॉइल, एक्टिव सॉइल। तो आपको ध्यान देना है कि जो एक्टिविटी आप निकाल के लाते हो उसकी वैल्यू अगर 1.5 से कम होती है तो सॉइल इनएक्टिव है, मतलब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, मतलब मॉइस्चर ऐड करने से उसका स्वेलिंग एंड श्रिंकेज नहीं होता। 0.75 से 1.2 के बीच लाई करती, 1.25 के बीच नॉर्मल सॉइल है, थोड़ा बहुत एक्सपेंड करेगा, नॉर्मल रहती सॉइल है। अगर इसका मतलब है 1.25 से ज्यादा कर देते हैं तो इसका मतलब एक्टिव हो जाती है सॉइल। एक्टिव का मतलब है उसका पानी मिलाने के बाद उसका वॉल्यूम क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सॉइल। इसको ग्राफिकली मैं अगर बात करूं तो ग्राफिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस इज दिस, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो इस रीजन में इनएक्टिव, इनएक्टिव दैट इज नॉर्मल, और यहां पे हो जाएगा दैट इज एक्टिव। अगर मैं बात करूं ये आईपी है ग्राफ, परसेंटेज क्ले। यहां पे इनएक्टिव का जो वैल्यू था दैट इज ये आपका जो वैल्यू आया था दिस इज आईपी बराबर 0.75 और दिस द आईपी बराबर 1.25। देखिए इससे ज्यादा वैल्यू लाई करेगी। देखिए यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं क्ले फ्रैक्शन, सॉरी यहां पे जो वही वैल्यू है अगर आपकी इससे ज्यादा लाई करेगी, कम लाई करेगी, आईपी नहीं यहाँ पे आईटी है, सॉरी दिस इज द आईटी, सॉरी एक्टिविटी है, सॉरी 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 इसको चेंज करता हूं, एक्टिविटी है, एक्टिविटी, ठीक है। 1.25 से ज्यादा होगा तो आप इस रीजन में चले जाओगे, दैट इज एक्टिव। 1.25 और 0.5 के 75 के बीच में लाई करोगे दैट इज नॉर्मल सॉइल, और 0.75 से नीचे जाओगे तो इनएक्टिव। अब इसको ग्राफिकली अगर मैं कुछ क्ले मिनरल की बात करूं तो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। टाइप ऑफ क्ले मिनरल प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो आईपी वर्सेस क्ले फ्रैक्शन, क्योंकि देखिए आईपी अपान क्ले फ्रैक्शन जो होता है वो हमें जो स्लोप बताता है, आईपी अपान, देखिए ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है। तो आईपी अपान जो हम लोग लिख रहे थे दैट इज एक्टिविटी इजकल टू दैट इज आईपी अपान परसेंटेज क्ले।
तो आईपी परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज क्ले है। दोनों का अगर हम वैल्यू निकाल के लाएंगे तो ये हमें स्लोप बताता है। तो हम एक्चुअली यहाँ पे जो है थीटा बता रहे थे, स्लोप बता रहे थे, जो भी थीटा 1 थीटा 2 ऐसे वैल्यू हम लोग बता रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्ले मिनरल हैं जिनके बारे में डिस्कस बताते हैं। नाम से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान देना है इस तरीके से। तो देखो ये जो है कायोनाइट है, दिस इज द कायोनाइट। कायोनाइट एक क्ले मिनरल होता है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका दूसरा नाम चाइना क्ले भी होता है, ठीक है। तो इसकी जो एक्टिविटी है AT, दिस इज लेस देन 1। फिर अगला है इलाइट। इलाइट भी एक क्ले मिनरल होता है जिसकी सारी प्रॉपर्टी आपकी जो लाई करती हैं, दैट इज एक्टिविटी 1 से 2 के बीच। और जो आपका ये काम करता है दैट इज क्ले मिनरल है, बहुत फेमस है, मोन्टो, ब्लैक कॉटन में पाया जाता है, मोरी लो नाइट, ठीक है। एक कायोनाइट होता है, एक होता है मोन्टो मोरिलो नाइट होता है। तो इलाइट की सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो इसके और इसके बीच में हमेशा लाई करते हैं। जब हम क्ले मिनरल टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में डील करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इलाइट है, ये चाइना क्ले, इसका दूसरा नाम होता है दैट इज चाइना क्ले। चाइना क्ले, इससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। चाइना क्ले के बारे में बात कर लिए। अब एक खास बात यह है कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, इसकी जो वैल्यू लाई करती है वो आपकी एक्टिविटी की ग्रेटर देन 4 हो जाती है। किससे ज्यादा होती है? 4 से ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला क्ले मिनरल उसमें प्रेजेंट है। और अगर 1 से 2 के बीच है मतलब ये वाला क्ले मिनरल प्रेजेंट है। और मान लो 1 से कम हुई, इसका मतलब कायोनाइट होता है। इसीलिए इसके मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इसके क्यों नहीं बनाए जाते हैं? इसका रीजन ये है क्योंकि ये वाली सॉइल का वैल्यू में एक्सपेंशन नहीं होगा, और जिस सॉइल का वैल्यू में एक्सपेंशन ज्यादा होगा उसके मिट्टी के बर्तन नहीं बनाए जा सकते। इसलिए कायोनाइट के क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। एक खास बात यहां पे ध्यान दीजिए, जो एक्टिविटी है दैट इज आईपी अपॉन परसेंटेज क्ले है। अब एक खास बात यहां पे देखिए, परसेंटेज क्ले। अब ये बता दीजिए कि अगर मैं परसेंटेज फाइनर जो क्ले का है, परसेंटेज फाइनर क्ले का जो है, या परसेंटेज क्ले जो बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, बात समझिएगा, सपोज दैट मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। जब इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू तो घटनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जितना ज्यादा परसेंटेज क्ले के पार्टिकल ज्यादा होंगे, एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में डील करते हैं। देखिए, एक्टिविटी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, WL माइनस WP अपान परसेंटेज क्ले। देखिए, परसेंटेज क्ले बढ़ता है तो उसी रेशियो में यहां पे WL भी बढ़ता है। तो आप सपोज दैट परसेंटेज फाइनल 60% कर दिए, तो उसी हिसाब से इसमें जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, उसकी लिक्विड लिमिट है, वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जो प्रपोर्शन होता है, दोनों का जो रेशियो होता है, इसको थोड़ा बढ़ाने पे ये वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए एक्टिविटी जो होती है वो आपका इससे रेसिप्रोकल से डिपेंड नहीं करती है। मतलब क्ले फ्रैक्शन आप बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू भी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसी प्रोपोर्शन में यहाँ पे जब हम क्ले फ्रैक्शन परसेंटेज क्ले जब हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास WL भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हो, सो एक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, एक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डील करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेंसिटिविटी। क्या है? सेंसिटिविटी, ठीक है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। तो सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग यहाँ पे पता करते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होती है, जिसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सेंसिटिविटी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी। देखिए, हर किसी पे क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी पे नहीं क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी सब पे पूछा गया। थिक्सोट्रॉपी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में उसका भी कई बार क्वेश्चन आया है। IES में वो 3-4 बार रिपीट हुआ है, गेट में भी रिपीट हुआ है, SSC JEE में भी रिपीट हुआ है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में डील करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो टॉपिक है दैट इज सेंसिटिविटी। क्या होता है सेंसिटिविटी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। देखिए, दिस इज द सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग यहां पे डील करते हैं। दिस इज द सेंसिटिविटी। इसको डिनोट जो करते हैं वो S से करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली इसको सबसे पहले समझते हैं या इसको प्रैक्टिकली थोड़ा बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मैथमेटिकली तो हम जान ही जाते हैं, कुछ भी एक्सप्रेशन होगा ही।
सेंसिटिविटी ST कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इसका मतलब है कि वो हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं किसी को यार बहुत जल्दी जुकाम बुखार हो जाता है, इसका मतलब वो पर्सन क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी कोई मॉइस्चर एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तुरंत उसको बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, सेंसिटिव होता है। और एक इंसान ऐसा जिसको धूप में, AC में, ठंडी गर्मी कोई असर नहीं पड़ता, कोई जुकाम बुखार नहीं होता, मतलब वो सेंसिटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सॉइल में इसका मतलब क्या होता है, सॉइल में हम लोग डील करते हैं कि एक सैंपल हमारा रहता है डिस्टर्ब और एक रहता है अनडिस्टर्ब। तो दोनों का वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल अपान जो आपका डिस्टर्ब या रीमोल्डेड बोलते हैं, दोनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं और पता करते हैं कि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, कम होगी, वहां से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड Q रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल अनडिस्टर्ब्ड अपान Q रीमोल्डेड सॉइल। रीमोल्डेड का मतलब ही होता है डिस्टर्ब करना, ठीक है। सपोज दैट कि अगर मान लेता हूं ये नेचुरल ग्राउंड है, यहां पे कोई सॉइल सैंपल है, तो अभी तो ये नेचुरल स्टेट में रहेगा, तो ये इस केस को जो बोल पाओगे दैट इज अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। लेकिन जैसे इसको बाहर निकाल के आप लाओगे, जब बाहर निकाल के लाओगे और डंप करोगे, जब डंप करोगे, मान लिया डंप करने के बाद आपने इसको इस तरीके से छोड़ दिया, ठीक है, तो आप देखोगे इसके जो पार्टिकल हैं, जैसे सॉइल सैंपल ये डॉट डॉट करके मैं बना रहा हूँ, मतलब सॉइल सैंपल ये जो आपने सैंपलर लेके आया उसको आपने हटा दिया, ठीक है। तो ये जो सॉइल होगी ये कहलाएगी डिस्टर्ब बोल दो और रीमोल्डेड बोल दो। क्या बोल दो, रीमोल्डेड। रीमोल्ड का मतलब होता है सैंपल को बाहर से निकाल करके डंप कर देना, अब पार्टिकल उसके क्या हो जाएंगे, अगर मान ले कि सैंड है कुछ भी है तो बिखर जाएंगे, आपस में थोड़ा दूरी बन जाएगी उनके बीच में, तो इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्टर्ब। अब देखिए क्या है कि वेयर Q अनडिस्टर्ब का मतलब है, यहां पे अनडिस्टर्ब का मतलब है अनकन्फाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सैंपल अनडिस्टर्ब्ड सॉइल, ठीक है। अब Q यहां पे जो आएगा दैट इज रीमोल्डेड, दैट इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीमोल्डेड बोल लो इसको, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो डिस्टर्ब्ड सॉइल। देखिए अनडिस्टर्ब सैंपल क्या होता है, डिस्टर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से डील करेंगे। अनडिस्टर्ब का मतलब ये होता है कि सॉइल का स्ट्रक्चर ना बदले, उसका मॉइस्चर कंटेंट ना बदले, दैट इज कॉल्ड अनडिस्टर्ब सॉइल। और डिस्टर्ब का मतलब जैसे ही बाहर आपने निकाल लिया, उसका सॉइल का स्ट्रक्चर तो अलग हो गया, टूट गया, मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिस्टर्ब सैंपल। भैया यहाँ पे अनकन्फाइंड क्यों लिए हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनकन्फाइंड का मतलब ये होता है कि इस साइड से प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अनकन्फाइंड। क्योंकि देखिए क्या है, अनकन्फाइंड लेने का रीजन ये हो जाता है कि देखिए ये अगर प्रेशर लगाएगा तो दिस इज कॉल्ड कन्फाइंड। अगर किसी वॉल पे प्रेशर लगता है चारों डायरेक्शन से, दैट इज कॉल्ड कन्फाइंड। तो दैट इज कन्फाइंड, मुझे यहाँ पे कन्फाइंड नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने इसको कन्फाइंड ले लिया तो क्या होगा कि सॉइल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए हम लोग बात करते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द अनडिस्टर्ब सैंपल और अनकन्फाइंड ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रीमोल्डेड सैंपल। तो क्या रीजन था इसका लेने का, मतलब नेचुरली सॉइल जैसी है उसको कोई भी कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं चाहिए, तभी आप उसकी स्ट्रेंथ बता सकते हो। अगर आपने इसको कन्फाइनिंग कर मान लिया, सपोज दैट कि मान लिया कि आपने सैंपल यहां से लगाया तो नेचुरली ये तो कन्फाइंड था,
मान लिया नेचुरली क्या होता है कि पड़ोस की सॉइल इस पे प्रेशर लगाती है, इधर वाली सॉइल इस पे प्रेशर लगाती है। लेकिन अगर सपोज दैट सैंपल को आप बाहर लेके आए, अगर मान लिया इसको कन्फाइन कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, तो इसकी स्ट्रेंथ बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, बढ़ भी सकती, घट भी सकती, डिपेंड करता है। अगर बढ़ गई तो सेंसिटिविटी क्या होगी इसकी, आप देख पाओगे, कम हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान दिया जाता है कि सॉइल सैंपल को आपको अनडिस्टर्ब में रखना है, दूसरी बात आपका अनकन्फाइंड रखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट कन्फाइंड होना चाहिए, यहाँ पे अनकन्फाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनकन्फाइंड। ठीक है, ये मान के हम लोग चलते हैं, मतलब मान के चलते हैं कि कोई प्रेशर इधर से ना लग रहा हो और दोनों सैंपल आपका न्यूट्रलाइज हो, इधर से जितना लग रहा हो उतना इधर से बैलेंस रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए और कुछ बातें हैं, जैसे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट जो होता है स्ट्रेंथ है, ये हम लोग डील करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई एक्सियल टेस्टिंग। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब इसकी कुछ रेंज हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज टाइप ऑफ सॉइल। जैसे पहला है S की वैल्यू जो लाई कर रही है S लेस देन आर इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब यहां पे है, जैसे ग्रेवल है, दैट इज ग्रेवल या कोर्स सैंड, ये चीजें रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपका सेंसिटिविटी नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज, अगर मान ले इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई करती है 2 के बीच में, तो इसे बोलते हैं लिटिल सेंसिटिव। थोड़ा सा सेंसिटिविटी इसके अंदर रहती है, दैट इज अगर मान ले 2 से, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है आपको इसको, दैट इज मीडियम सेंसिटिव। क्या लिख सकते हो? मीडियम सेंसिटिव। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें 4 से इसकी S की वैल्यू 8 के बीच लाई करती है, तो इसे बोलते हैं सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे है जैसे सिल्ट प्लस क्ले का अगर मिक्सचर है तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर 8 से अगर मान लिया 8 से S की वैल्यू 16 के बीच लाई करती है, तो इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। फिर मान लिया S की वैल्यू 16 से ज़्यादा लाई करती है, तो इसे बोलते हैं अनस्टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा सॉइल अनस्टेबल हो गई है, किसी काम की नहीं है, इसे बोलते हैं क्विक क्ले। बहुत ज़्यादा इसके वैल्यू में चेंज या कुछ भी हो जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसकी लिमिट की। देखिए जब यहाँ पे 1 से कम होता है, 1 से कम तब होगा जब आपकी रीमोल्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए और ये वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। इस बात का समझिएगा। 1 से कम कब होगा? जब रीमोल्डेड का मतलब हो गया डिस्टर्ब में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और इसमें क्या हो? कम। ऐसा कब हो सकता, मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा। 1 से ज़्यादा, अब देखिए कुछ क्ले ऐसी होती हैं जिनकी स्ट्रेंथ, जैसे सेंसिटिव क्ले, मीडियम, मान ले इसकी बात कर रहा हूं, अनडिस्टर्ब अपॉन रीमोल्डेड, अगर इसकी वैल्यू बढ़ती जाए और इसकी वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए, इसका मतलब यह हुआ कि सॉइल पहले जब यहां पे थी कोहेशन के कारण, बॉन्डिंग के कारण काफी मजबूत थी इन केस ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल। लेकिन जैसे उसको बाहर लेके आप गए, यहाँ पे जैसे आपने इसको डंप किया, डंप करने के बाद में जो क्ले के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक कर जाती है। जब बॉन्डिंग ब्रेक करती है तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसलिए जो वैल्यू इसकी लाई करती है क्ले के केस में आपकी कम होना शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि सेंसिटिविटी उसी हिसाब से इसकी ज्यादा होती है, क्ले के केस में ऐसा ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ खास इसके 1-2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि किस केस में ऐसा हो सकता है कि 1 से कम होगा। ज्यादातर केसेस में जो वैल्यू रहती है वो आपकी 1 से ज्यादा रहती है, लेकिन ऐसा कौन सा केस है जिसमें आपकी वैल्यू जो है वो 1 से क्या रहती है? कम रहती है। उसके बारे में डील करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग डील करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इससे ज्यादा क्वेश्चन मतलब आप पूरे सॉइल में पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से देखा जाए तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, डील करना है, तो हमको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आगे का जो टॉपिक है हमारा है इसी में रिलेटेड है, वो ये कह रहा है दैट इज
आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक नोट के बारे में, जो कि सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी में हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू हम देखते हैं कि ज़्यादातर सॉइल्स का जो वैल्यू होता है 1 से कम होता है, लेकिन कुछ ऐसी सॉइल्स होती हैं जिनका जो नेचर है उसकी वजह से उनकी जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो जाती है। अब ऐसा कौन सा पार्ट हो सकता है या कहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। सपोज दैट कि आपके पास एक क्लेई सॉइल है और उस क्लेई सॉइल में कुछ ना कुछ उसमें क्रैक डेवलप है। सपोज दैट कि अगर मैं मान लूं जैसे कि एक सॉइल है, दिस इज ग्राउंड के नीचे एक सॉइल है, दिस इज द सॉइल, और ये क्लेई सॉइल है, क्योंकि जो थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती है सैंड में नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी जो होती है वो फाइन ग्रेन सॉइल की होती है। और फाइन ग्रेन सॉइल में सपोज दैट कि दिस इज द सॉइल है, अगर मान ली क्लेई है और इसमें कुछ ना कुछ क्रैक डेवलप है, कुछ इस तरीके से आप देखोगे क्रैक्स डेवलप है, ये क्रैक है, दैट इज क्रैक डेवलप्ड। अगर ये क्रैक की बात अगर हम करें तो आप नेचुरल कंडीशन में देखोगे इसमें क्रैक डेवलप रहेंगे, लेकिन जैसे ही सॉइल सैंपल को आप बाहर लेके आओगे तो वहां पे जो इसके क्रैक्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जब इस सॉइल में क्रैक रहेंगे तब आप इसकी स्ट्रेंथ देखोगे तो स्ट्रेंथ उस समय इसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, और ये जो सैंपल है, ये सबसे पहले खास बात ये है कि ये सैंपल जो वो अनडिस्टर्ब कंडीशन में, कैसा है, अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन, अनडिस्टर्ब सैंपल ये कंडीशन में। लेकिन जैसे इसको बाहर लेके आओगे, सैंपल को बाहर निकाल के लाओगे तो आप देखोगे कि इसके जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो फिल हो जाएंगे। जब ये फिल हो जाएंगे तो आप देखोगे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये मैं बात कर रहा हूं, दैट इज स्ट्रेंथ QU दैट इज लेस रहेगी, थोड़ा कम रहेगी। लेकिन जैसे ही आफ्टर रीमोल्डिंग का मतलब होता है डिस्टर्ब, रीमोल्डिंग जो स्ट्रेंथ होती है जिसको मैं बोलता हूं दैट इज स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ QU, ये थोड़ा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो क्रैक पहले डेवलप थे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे। क्योंकि भैया आपने जब पहले से एक क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल में बहुत सारी दरारें पड़ी थी नेचुरली अगर मैं बात करूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मिट्टी को आप बाहर निकाल के लाओगे तो हो सकता है कि ये जो क्रैक आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये किसी भी तरीके से फिलअप हो सकते हैं। जब वो फिलअप हो जाएंगे तो आप देख पाओगे कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो, स्ट्रेस की मैं बात करूं तो फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। अगर आप देखोगे कि एरिया की मैं बात करूं तो जब क्रैक रहता है तो एरिया क्या रहता है, कम रहता है। जब एरिया कम रहेगा तो आप देख पाओगे कि जो यहाँ पे स्ट्रेसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब है कि ये फेल्योर के चांसेस इसमें ज्यादा हैं, कि जब रेजिस्टिंग एरिया कम हो जाता है क्रैक की वजह से तो आप देख पाओगे कि वो सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। लेकिन वही जो क्रैक्स हैं वो जब फिलअप हो जाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा है कि किसकी वजह से ये आपकी जो सेंसिटिविटी होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन IAS में पूछ रखा है कि सेंसिटिविटी हमेशा 1 से ज़्यादा हो सकती है, 1 से कम हो सकती है। कुछ ऐसी भी सॉइल है जिसकी के जो सेंसिटिविटी है वो जनरली आपकी 1 से भी कम हो सकती है। अब देखो यहाँ पे कैसे, हमने क्या पढ़ा था, जो सेंसिटिविटी होता है वो QU अनडिस्टर्ब अपॉन QU रीमोल्डेड। ठीक है, तो अनडिस्टर्ब में आप देख सकते थे स्ट्रेंथ कम थी, रीमोल्डेड में बढ़ जाएगी तो ये हमेशा रेशियो 1 से कम आएगा। लेकिन जनरली जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है, सेंसिटिविटी जो होती है वो 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से सेंसिटिविटी का काज क्या होता है। पहला, मेटास्टेबल फैब्रिकेशन। मेटास्टेबल का मतलब होता है कि मध्य की वो अवस्था जिसमें पार्टिकल थोड़ा सा इधर उधर होता है उसे बोलते हैं मेटास्टेबल कंडीशन। हो सकता है कि पार्टिकल इधर से उधर थोड़ा बहुत मूव किया, हो सकता है कि पार्टिकल पहले इसके अंदर था लेकिन जैसे सैंपल को बाहर निकाला हो सकता है कि एक पार्टिकल का दूसरे के साथ अच्छा कनेक्शन बन गया जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें सीमेंटेशन, सीमेंटेशन का मतलब होता है कि पार्टिकल में कोहेशन होता है। कोहेशन की वजह से एक पार्टिकल अगर हो सकता है कि भैया हो सकता है कि ये पार्टिकल यहाँ पे था, ये पार्टिकल यहाँ वाले पार्टिकल से चिपक नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे रिमोल्डिंग किया तो हो सकता है कि आपस में क्लोजर बॉन्ड बना ले, जिसकी वजह से भी इसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, सेंसिटिविटी का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, काज ऑफ सेंसिटिविटी मतलब सीमेंटेशन था, मतलब इसका मतलब यही था कि हो सकता है कि पहले इसकी बॉन्डिंग अच्छी थी और आपने उसको जब बाहर डंप किया सॉइल को तो उसकी बॉन्डिंग टूट गई, जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो इसलिए सीमेंटेशन की बात करें। थिक्सोट्रॉपी हार्डनिंग, हार्डनिंग का मतलब होता है, अभी थिक्सोट्रॉपी हम लोग पढ़ेंगे जिसके बारे में अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, तो हो सकता है कि ये वाला पॉइंट आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें लीचिंग, लीचिंग में क्या होता था कि जो कुछ साल्ट होते हैं जैसे आपका सिलिकेट के जो साल्ट होते हैं वो वॉश आउट कर जाते हैं और वहां पे
आयरन के जो साल्ट होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। तो जब वहां पे वॉश आउट कर जाते हैं तो इसकी वजह से आपने देखा होगा जो सिलिका होता है वो बॉन्ड बनाता अच्छा है, तो उसकी वजह से लीचिंग की वजह से भी क्या होता है कि हमारी जो है सॉइल में सेंसिटिविटी आती है, क्योंकि वहां पे लीचिंग की वजह से कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, बॉन्डिंग प्रॉपर्टी, क्लोजनेस आती है, कोहेशन आता है, वो वॉश आउट कर जाते हैं। इस वजह से लीचिंग की वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो डिस्पर्सिंग एजेंट, डिस्पर्सिंग एजेंट कुछ केमिकल होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। डिस्पर्सिंग एजेंट इसलिए यूज करते हैं कि सपोज दैट कि डिस्पर्सिंग एजेंट का काम होता है कि पार्टिकल को दूर दूर भेजना। अब पार्टिकल अगर दूर बेचारे हो जाएंगे तो उनकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन वही बेचारा पार्टिकल आपस में क्लोजनेस था, बॉन्डिंग था, एक अच्छा रिश्ता बना हुआ था, उसको आपने डिस्पर्सिंग एजेंट बना के तोड़ दिया। जब वो रिश्ता टूट जाएगा तो उसके जो संबंध होंगे, जो उसकी बॉन्डिंग होगी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। जब बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए उसकी सेंसिटिविटी के काज ये हो सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दैट इज थिक्सोट्रॉपी और थिक्सोट्रॉपिक हार्डनिंग। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द गेन इन द स्ट्रेंथ आफ्टर रीमोल्डेड सॉइल विथ पासेस ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, गेन इन स्ट्रेंथ आफ्टर रीमोल्डिंग। रीमोल्ड का मतलब ये होता है उसको डिस्टर्ब कर देना। पहले वो नेचुरल स्टेट में थी, उसको बाहर लेके आए तो उसे बोलते हैं रीमोल्डेड। विथ पासेस ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, टाइम लग गया तब की बात कर रहे हैं। आफ्टर इट हैज बीन रीमोल्डेड विदाउट लॉस ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रोसेस आप कर रहे हो, रीमोल्डिंग का प्रोसेस आप करते हो, इस सैंपल को बाहर लेके आते हो, तो उस समय आपको ध्यान देना है कि जो भी सॉइल आपकी है, सपोज दैट कि अगर मैं बात कर लूं इस सॉइल की, जो भी सॉइल आप लेके आते हो, सपोज दैट कि ये नेचुरली सॉइल प्रेजेंट है, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। सपोज दैट ये सॉइल सैंपल आपका प्रेजेंट है। जैसे ही आप बाहर लेके इसको आते हो सॉइल सैंपल को, सपोज दैट, तो इस तरीके से जब आप बाहर लेके आओगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो आप सॉइल है, जैसे नेचुरली आप लेके आओगे तो इसकी बॉन्डिंग टूट जाती है। तो इस समय इसका मॉइस्चर नहीं चेंज होना चाहिए। वाटर कंटेंट डज नॉट चेंज, वाटर कंटेंट डज नॉट चेंज, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये जो सॉइल आप बाहर लेके आए, बाहर से निकाल के लाए, तो इसमें वाटर कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए। विदाउट लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी। अब देखो कि कैसे होता है। इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। जो भी सैंपल आप पहले नेचुरल कंडीशन में मान ले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और उसको बाहर निकाल के आप लेके आए, टेम्परेचर ऐसा नहीं 50 डिग्री कर दिए, टेम्परेचर आपका उतना ही होना चाहिए जितने डिग्री पे वो आपने सैंपल उसमें नेचुरली कंटेंट में, मतलब नेचुरली वो अवेलेबल था, तो 25 ही रखना है। इसलिए दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर एक समान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि फिर से सपोज दैट यही सैंपल आप यहाँ पे लेके आए और इसी सैंपल को फिर जाकर के नेचुरली यहाँ पे डंप कर दिया, तो ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब यही होता है। एंड टाइम डिपेंडेंट का मतलब अगर आप टाइम ज्यादा ले रहे हो, कम ले रहे हो, इससे भी उसकी स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ सकता है। तो ये आपका प्रोसेस ऐसा होता है। क्ले सॉइल हैज लार्ज थिक्सोट्रॉपी देन द सिंगल ग्रेन। ऐसा देखिए, थिक्सोट्रॉपी क्या होता है कि मैंने बताया कि स्ट्रेंथ को गेन करना होता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। क्ले में क्या होता है कि पार्टिकल में कुछ ना कुछ मतलब कोहेशन की वजह से ये अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। लेकिन अगर वही सैंडी सॉइल रहती है या ग्रेवल रहता है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं हो पाता। खास बात ये जो थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फाइन ग्रेन की प्रॉपर्टी है, कोर्स ग्रेन की प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात ये है आपकी जो स्ट्रेंथ है एस ए और ये है एस आर। तो ये जो पैरामीटर मैं लिख रहा हूं दैट इज शियर स्ट्रेंथ। इस एक्सेस पे आपका शियर स्ट्रेंथ है और इस एक्सेस पे आपका टाइम है। दोनों को हम लोग इस पे प्लॉट किए हैं। ये जो स्ट्रेंथ है सॉइल की, ये रीमोल्डेड स्ट्रेंथ है, और जो ये लेवल है इसका, जो कि आपका अनडिस्टर्ब सैंपल है, इसको क्या बोलते हैं, अनडिस्टर्ब आपका सैंपल होता है। अब आप ये देखिए, सपोज दैट कि सॉइल पहले अनडिस्टर्ब थी। अनडिस्टर्ब का मतलब है कि वो नेचुरली अवेलेबल थी। ये आपका कोई ग्राउंड के नीचे की सॉइल है, वो नेचुरली अवेलेबल रहती है, तो आप उसको बोल पाते हो अनडिस्टर्ब। उस समय उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा होती है। लेकिन जैसे उसको रिमोल्ड करते हो, डंप करते हो, ला करके खुला छोड़ देते हो, उसको सैंपल से निकाल के रख देते हो, फेंक देते हो, तो आप देख पाओगे कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब स्ट्रेंथ कैसे कम हुई, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल आपस में क्लोजर थे अब वो दूर दूर हो गए। जब दूर दूर हो जाता है तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि टाइम के साथ जब मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा थी, मान लिया कुछ देर के लिए 100 थी, और कुछ समय के बाद आप देखोगे कि जो इसकी स्ट्रेंथ मान लिया 80 हो जाती है। ये कब हुआ, जब मैंने इसको रीमोल्डेड पे लेके आया। लेकिन कुछ समय के बाद, जब रीमोल्डिंग के बाद में जब थिक्सोट्रॉपी का प्रोसेस होता है, धीरे धीरे जब सॉइल हार्ड होती जाती है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ फिर से वहां तक पहुंच जाता है। सपोज दैट ये पहुंच गया 95 के पास पहुंच गया, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें जो लॉस होता है वो गेन नहीं हो पाता है। मतलब आप देखोगे
कि द गेन इसमें जो भी होता है विद पासेस ऑफ टाइम, कुछ पार्ट इसका जो होता है वो आपका गेन नहीं हो पाता। मतलब आप देखोगे कि 100% जो भी 100 वैल्यू थी वो गेन नहीं हो पाती है, कुछ परसेंट रह जाता है जो कि 5% आसपास वैल्यू रह जाएगी। तो आप देख पाओगे कि ये परमानेंट लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। तो परमानेंट जो लॉस होता है, परमानेंट से भाई किसी का जो बंधन था आपने तोड़ दिया, जब बंधन तोड़ दोगे तो उतना अच्छा बंधन दोबारा नहीं बन पाता है, उसकी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। तो आप देखोगे परमानेंट लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, तो ये स्ट्रेंथ को आप कवर नहीं कर पाते हो। लेकिन आप देखोगे कि कुछ ना कुछ यहां से इसने क्या किया, गेन। तो इसी गेन के प्रोसेस को जो स्ट्रेंथ सम पार्ट उसका जो गेन हो जाता है स्ट्रेंथ का, दैट इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी आफ्टर सम टाइम। इस चीज का ध्यान रखना है। आइसोथर्मल होता है और आप देख पाओगे कि इसका वाटर कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर कंटेंट अगर चेंज कर दिया तो सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि क्ले में क्या होता है, कोहेशन होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आईईएस में, गेट में। देखिए थिक्सोट्रॉपी कई बार पूछा गया, गेट में पूछा गया, आईईएस में रिपीट हुआ, 2018-17 में पूछ रखा है उसने। तो आपको थिक्सोट्रॉपी ध्यान देना है। तो एक तो सेंसिटिविटी क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है, सारे पैरामीटर बहुत हैं। उसके बाद टफनेस क्या होता है, सारी चीजों को रिकॉल करना है एक बार फिर से। टफनेस क्या होता था, IP/IF होता था, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स होता था। उसके बाद एक्टिविटी हमने क्या पढ़ा था, एक्टिविटी होता है IP अपॉन क्ले फ्रैक्शन होता है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, फ्लो इंडेक्स पढ़ा था। तो फ्लो इंडेक्स में हमने पढ़ा था W1 - W2 अपॉन लॉग बेस टू N2 अपॉन N1 हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे सेंसिटिविटी पढ़ा। सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल अपॉन रीमोल्डेड होता है। ठीक है, तो अनडिस्टर्ब अपॉन रीमोल्डेड होता है। क्लियर। अब ऐसे बात कर लेते हैं, आपको भूलने का तरीका मैं एक और तरीका बता सकता हूँ। एस की वैल्यू जो आप याद करते हो ज्यादातर केसेस में क्या होती है भैया, ज्यादातर केसेस में 1 से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि क्यू ऊपर लिखते हो क्या, अनडिस्टर्ब लिखते हो, और नीचे क्या लिखते थे हम लोग, क्यू रीमॉडल लिखते थे। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि हमेशा अगर आप देखोगे कि तो अनडिस्टर्ब की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी स्ट्रेंथ, और रीमोल्डेड की स्ट्रेंथ हमेशा कम होगी। इसलिए ज्यादातर केसेस में एस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से ज्यादा। तो मान लें कभी एग्जाम में आप भूल भी जाते हो तो याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये होता है कि आप ये देखिए कि एस की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब अनडिस्टर्ब ऊपर ज्यादा होगा कि अनडिस्टर्ब नीचे होगा। क्योंकि अगर मान लिया अनडिस्टर्ब नीचे कर दिया तो आप स्ट्रेंथ देखोगे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो एग्जाम में भूलने का सबसे अच्छा तरीका, ना भूलो इसका सबसे अच्छा तरीका कि एस की वैल्यू हमेशा ज्यादा सॉइल में कैसा होता है, सॉइल का जो वैल्यू होता है तो आपका देखोगे कि जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 से हमेशा ज्यादा होती है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है लगभग कंप्लीट होता है, और अगले पार्ट में हम लोग इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगले पार्ट में इसका न्यूमेरिकल बहुत ही तेजी से हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 लेक्चर न्यूमेरिकल पे रहेगा, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।